मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स को। तो 4 टाइप्स थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के और चारों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, उस पर न्यूमेरिकल भी करा दिया था और उससे मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब जो चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं एक बार फिर से बताते हैं कि जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो 4 थे। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसका फार्मूला था x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा था इसका डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसका फार्मूला था KB स्मॉल m। तीसरा फार्मूला था डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसका फार्मूला था KF स्मॉल m। और फोर्थ फार्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू इसका फार्मूला था CRT। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे और इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो किस पे डिपेंड करते थे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो पार्टिकल की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होता था। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल थे, जो पार्टिकल थे इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल थे उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो नॉन वोलेटाइल होता था और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या होती थी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता था। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जो जिसके आयन सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट ना हो उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन वोलेटाइल जो वेपर में चेंज ना हो। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी होती थी पार्टिकल्स की। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एक चीज़ और था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था मोलर मास के, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी मोलर मास उतना कम होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी अधिक होगी। और दूसरा क्या था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना अधिक होगा मोलर मास उतना कम होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर तो नंबर ऑफ पार्टिकल मोलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा। तो किसी भी सॉल्यूट का जो मोलर मास था उसको डिटरमाइन करने का ये 4 फार्मूला था। ठीक है, तो इस 4 फार्मूले में जो सॉल्यूट होता था उसमें ये उसकी क्वालिटी होती थी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब अगर हम ऐसा सॉल्यूट ले लें जो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, मतलब उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी ना हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे एग्जांपल एक बार दोबारा बताते हैं, जैसे कि NaCl था, NaCl अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा, Na+ बना लेगा और Cl- बना लेगा। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये गया और क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन गया, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते थे। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ETC, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते थे। लेकिन जो हम सोल्यूशन बनाएंगे उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे पार्टिकल भी हो सकते हैं जो जिसमें जो क्या हो, डिसोसिएट हो जाए या फिर क्या हो, एसोसिएट हो जाए। मतलब सोल्यूशन में जाने के बाद उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसकी जो संख्या है वो क्या हो जाए, घट जाए या फिर संख्या उसकी बढ़ जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन में जाने के बाद उसकी जो संख्या है, पार्टिकल की जो संख्या या तो क्या हो जाए, बढ़ जाए या तो घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज होंगे तो क्या होगा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो उस सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि उसमें या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने से उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, उसकी मोलर मास भी, कि सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं और उसका मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उसमें क्या हो सकता है, या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा, 2 चीज़ हो सकती हैं। तो पहला लिखते हैं यहाँ पे कि उसमें या तो हो रहा है डिसोसिएशन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें डिसोसिएशन हो गया, या फिर क्या हो गया, इसमें एसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसमें या तो वियोजन हो गया
या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या हो गया, उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उसको संगुणन बोलते हैं, एसोसिएशन, संगुणन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में या तो डिसोसिएशन हो सकता है या तो एसोसिएशन होगा। अगर किसी सॉल्यूट में अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो पहली चीज़ होती है डिसोसिएशन के केस में कि एक पार्टिकल से एक से अधिक पार्टिकल बनेगा। जो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें भेजे जाएंगे, जो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए जाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो एक से अधिक पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, तो वहाँ हो गया डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल NaCl का ही लेते हैं, तो NaCl क्या बना लेगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इसको जब लिया गया था तो कितना था, ये एक मॉलिक्यूल था, लेकिन जब ये वाटर में गया या सॉल्वेंट में चला गया तो यहाँ कितना बन गया, ये 2 मॉलिक्यूल बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे MgCl2, तो ये क्या बनेगा, एक Mg++ बनाएगा और 2 Cl- बनाएगा, तो इसमें 3 पार्टिकल हो गए। तो यहाँ पे एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल बन गए। तो डिसोसिएशन के केस में सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ होगी नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे। एसोसिएशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि एक से अधिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हम लिए और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हुआ, एसोसिएट हो गए और एसोसिएट होके क्या बना लेंगे, इस तरह CH3COOH का होल ट्वाइस। तो इसके 2 मॉलिक्यूल से ये बन गया 1 मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गए। ये कैसे बनाता है, ये क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनाएगा। और इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं नॉन पोलर लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन आ गया, CH2 हो गया, ये सारे सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या होगी एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब डिसोसिएशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें तो वैल्यू किसका बढ़ेगा, यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो क्या बच जाएगा, RL VP की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। दूसरा डेल्टा TB, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तीसरा डेल्टा TF, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और चौथा है पाई, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इन चारों की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हो जाएगी डिसोसिएशन केस में। इधर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं तो यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ क्या होगी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो तीसरी चीज़ होगी मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इस केस में मोलर मास सॉल्यूट इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हम एक्सपेक्टेड किए थे जो सॉल्यूट का जो मोलर मास आना चाहिए था उससे या तो वैल्यू कम आएगी या तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। और हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थे इससे हम क्या निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास ही निकालते थे। तो यहाँ पे अगर एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास है उसकी वैल्यू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। अब ये मॉलिक्यूलर मास में जो चेंजेज आ रहा है या तो जो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वांट हाफ, इन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। तो आज हमें उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो पहले तो इसको मिटाते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं वांट हाफ फैक्टर के बारे में। तो हमें जानना था वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। तो वांट हाफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर ये I था, अब इसको
इसी इक्वेशन में ये सारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया इसी आई की, चारों इक्वेशन में, चारों फार्मूले में, चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें यहाँ का आई का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये वैल्यू अब निकाला गया तो वैल्यू करेक्ट आया। अब ये आई कैसे निकलता है ये हमें जानना है। तो आई का जो फार्मूला होता है, जो 1/2 फैक्टर आई का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या और डिवाइड बाय करते थे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, इसको हम आर लिख सकते हैं, आर। ठीक है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहला क्या था कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बटे एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या। जैसे एग्जांपल देते हैं वही वापस NaCl का, NaCl है, वाटर में इसको डिजॉल्व किए हैं तो क्या बन गया Na+ और साथ में बन गया Cl-। तो इनिशियल केस में जब t = 0 है उस समय ये अगर हम लेते हैं 1 मोल, और ये तो अभी डिसोसिएट हुआ नहीं क्योंकि इनिशियल केस में लिए अभी उसको डिजॉल्व किए नहीं, तो उस केस में जो होगा ये होगा 0 और ये होगा 0। लेकिन एट इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम जब उसको डिजॉल्व कर देंगे तो इसके पूरे मोल डिजॉल्व हो जाएंगे, पूरे मोल क्या हो डिसोसिएट हो जाएंगे। ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम आई को अगर निकालना हो तो आई हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, यहाँ क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन लेंगे कितना है, डिसोसिएशन के बाद ये 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ही और एक ही, तो यहाँ हो जाएगा 2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डिसोसिएशन के पहले, तो डिसोसिएशन पहले ये वाला है तो 1 मोल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये 2 वैल्यू यहाँ पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो 1/2 फैक्टर के हेल्प से हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या करते हैं, मोलर मास हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। अब होता ये है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं, जो क्या होता है कि ये जैसे ये वाला पार्टिकल्स है ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को जो पूरा डिसोसिएट हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरा डिसोसिएट नहीं होता उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे एक दोबारा एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है AB, ये बना A+ और साथ में B- में डिसोसिएट हुआ। अब इसमें मान लेते हैं ये है 100 मॉलिक्यूल, ये 100 मॉलिक्यूल है और इनिशियल केस में ये 0 और ये 0। लेकिन कुछ समय बाद एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से पूरे मॉलिक्यूल ना डिजॉल्व होकर केवल 80 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं। ये हो गया 80 और ये भी हो गया 80। ठीक, तो जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए उतने मॉलिक्यूल तो यहाँ बना लिए और कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ी तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या होगा कि डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिसोसिएशन के बाद क्या है, ये 80 और ये वाला 80 और प्लस इसके भी जो है 100 में से केवल 80 पार्टिकल डिसोसिएट हुए, 20 पार्टिकल तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गया, तो ये भी तो सोल्यूशन में रहेगा, तो 20 इसको भी लिखेंगे, ये हो गया 20 और डिवाइड बाई डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल संख्या, डिसोसिएशन पहले कितना था 100 था, तो यहाँ 100 हो गया। अब जो इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर हो गया 180 और नीचे हो गया 100, तो कितना हो गया 1.8, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1.8 आ गई। ठीक है, तो ये हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, और इस चीज़ को कि कितने पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अब हमें आई पता चल गया 1/2 फैक्टर। अब अगली चीज़ ये भी जानना हमें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से। दोनों को, डिसोसिएशन को एसोसिएशन को दोनों को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। अब हमें
अल्फ़ा और आई में रिलेशनशिप देखना है कि इसमें दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ तो दो चीज़ देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन 100% हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कम होता है। तब दोनों में देखना हमें, तो यहाँ पे मिटाते हैं सबसे पहले तो इसको। तब दो कंडीशन है, पहला एसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन। दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, एक कंडीशन है डिसोसिएशन का और अगला है एसोसिएशन का। अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल ए है, अगर ये डिसोसिएट हुआ n पार्टिकल्स में, तो n b मान लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि दो ही पार्टिकल बनाए, दो बना सकता है, तीन, जितने पार्टिकल उसको n मान लिए। n पार्टिकल्स में क्या हुआ कि ये डिसोसिएट हो गया। तो अगर n पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट हुआ तो उस समय जब t = 0 था उस समय इसको मान लेते हैं 1 मोल, और ये कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो ये 1 - अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल डिसोसिएट हुए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि जितने n की वैल्यू उतने अल्फ़ा बनेंगे। जैसे एग्जांपल था NaCl का, NaCl में क्या बनता था, Na+ और Cl-, इसमें एक था तो ये 0 और 0, तो 1 - अल्फ़ा करते, तो ये भी अल्फ़ा था, ये भी अल्फ़ा था, ये दोनों मिला के कितना हो गया 2 अल्फ़ा। जितने पार्टिकल उतने अल्फ़ा बने, तो यहाँ पे भी n पार्टिकल तो n अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वापस हम निकालते हैं I की वैल्यू। तो I की वैल्यू क्या आएगा इसके लिए, फार्मूला सेम है कि डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल और बटे डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 - अल्फ़ा और प्लस n अल्फ़ा, और डिवाइड बाई डिसोसिएशन के पहले कितना है 1 + 0, तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये था, तो I = कितना हो जाएगा 1 - अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। अब इसमें से अगर हम अल्फ़ा को कॉमन ले लें तो 1 + अल्फ़ा को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे n हो गया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं n - 1, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो I की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो ये इसके लिए फार्मूला होगा I की वैल्यू। इस फार्मूले से हम निकालेंगे किस केस में, जब इसका डिसोसिएशन हुआ। अब हम बात करना है एसोसिएशन के केस में I और अल्फ़ा में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि n पार्टिकल A है और ये कितने बन गया, Na, एक पार्टिकल बना है, n पार्टिकल थे उससे एक पार्टिकल बन गया। अब इसमें जब टाइम = 0 है उस समय इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1 है, 1 मान के चलते 1 मोल, उस समय कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, T जब इक्विलिब्रियम में अटेंड करता है तो हो जाएगा 1 - अल्फ़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर हम निकालते हैं वापस I की वैल्यू। तो I की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर दिस 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई n, और डिवाइड बाई 1 हो गया, तो 1 को हटाते डायरेक्ट लिख देंगे इसको। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर रखते हैं, तो 1 + अल्फ़ा डिवाइड बाई n, और ये हो जाएगा -अल्फ़ा। और इसमें भी अल्फ़ा को कॉमन लेते हैं, तो 1 + अल्फ़ा कॉमन ले लिए, तो 1/n, और यहाँ हो जाएगा -1। तो यहाँ पे I की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से हमको I की वैल्यू मिल गई। एसोसिएशन में ये लिखना है और डिसोसिएशन के लिए फार्मूला है। दोनों फार्मूला में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिंपल सा। इसमें अगर डिसोसिएशन तो यहाँ n लिखना है, और अगर एसोसिएशन होता है 1/n लिखना है। तो ये फार्मूला एसोसिएशन का हो गया, और अगर डिसोसिएशन का लिखना है तो 1 + अल्फ़ा ब्रैकेट 1 - 1, ठीक है। ये फार्मूला एसोसिएशन के लिए और ये फार्मूला डिसोसिएशन के लिए। अब हमें ये देखना है कि जो ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये जो है क्वेश्चन में कभी भी देगा तो परसेंटेज में देगा। जैसे ऐसे दे सकता है कि जो अल्फ़ा है वो कितना है, 80% क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, या 80% क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जब भी हम पुट करेंगे तो 80% को परसेंट में ना पुट करके उसको नंबर में पुट करना है। तो जो परसेंटेज है अगर इसको हम नंबर में पुट करेंगे तो क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज है उसमें 100 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.8। तो अगर 80% दिया हुआ है तो उसको 0.8% यहाँ 0.8 लिख के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चाहे यहाँ पे रहेंगे 66% दिया है तो 0.66 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों पे आपको एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे।